Okay, shall we? Okay, let's open page number. कौन सा चैप्टर है हमारा? परम्यूटेशन, राइट? या पेज नंबर 208, 208. ठीक है, प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज 208. अगर नहीं है तो प्लीज शेयर कीजिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 44. प्लीज एक बार सब क्वेश्चन पढ़िए, और इसमें जो हमारे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला एक्सपैंड करके हमें सॉल्व करना है. जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है, राइट, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसका एक्सपेंशन होगा और क्वेश्चन 44 सॉल्व करना है. एक बार ट्राई करके देखिए कुछ आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं. उसमें बेसिकली 3 कॉम्बिनेशन के रेशियोज दिए हुए हैं. ठीक है, एक कॉम्बिनेशन 1 is to कॉम्बिनेशन 2 is to कॉम्बिनेशन 3 is equal to समथिंग, 55 is to समथिंग is to समथिंग. तो दो कॉम्बिनेशन पिक करके सॉल्व कीजिए. पहले ये दो लीजिए, फिर ये दो लीजिए. समझे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देन आप एन और आर में आपको रिलेशन मिलेगा. इसमें निकालना क्या है? हाँ, फिर एन आर में रिलेशन मिलेगा तो एन और आर की वैल्यू निकल जाएगी. फिर 2n प्लस 5r निकालना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. समझ आया नहीं? ओके, मैं क्वेश्चन एक बार फटाफट समझा देता हूँ. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इज टू n सी आर इज टू n माइनस 1 सी आर माइनस 1 is equal to 55 is to 35 is to 21. ये क्वेश्चन में गिवन है. देन वैल्यू ऑफ 2n प्लस 5r, ये गिवन इन्फॉर्मेशन, और उससे हमें 2n प्लस 5r की वैल्यू निकालनी है. बेसिकली हमें n और r की वैल्यू निकालनी है. एक बार n और r की वैल्यू आ जाएगी देन वी कैन फाइंड 2n प्लस 5r. ठीक है, n और r की वैल्यू कैसे निकालनी है? 2 अननोन से, यानी 2 इक्वेशन चाहिए होंगे. पहला इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये वाला जो रेशियो है उसको इस रेशियो के साथ इक्वेट करके. ठीक है, सो ऊपर क्या है? n प्लस 1 सी आर प्लस 1. इसको क्या मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ एज पर एनसीआर फॉर्मूला? ऊपर क्या आएगा फिर? n प्लस 1 फैक्टोरियल. नीचे क्या आएगा? r प्लस 1 फैक्टोरियल. इज दैट फाइन? एक और टर्म आएगा दैट इज n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 होल फैक्टोरियल. राइट, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? इससे, एनसीआर से. एनसीआर ही है ना अगला टर्म? एनसीआर है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिवाइड, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ उल्टा करके, उसको रेसिप्रोकल करके. ठीक है, सो n फैक्टोरियल आइडियली ऊपर आना चाहिए, और फिर आएगा r फैक्टोरियल, फिर आएगा n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? 55 अपॉन 35. Now I want you guys to simplify this and get an equation in n and r. ठीक है, ये जो मैंने प्रोसेस किया, सिमिलर प्रोसेस हमें इन दोनों रेशियो में भी करना होगा. आपको n और r में एक और इक्वेशन मिलेगा, फिर n और r सॉल्व कीजिए और इसमें डाल दीजिए तो आपको 2n प्लस 5r का आंसर मिलेगा. शुड नॉट टेक मच टाइम एक्चुअली. मैक्सिमम कट जाएगा, एक्चुअली सब कुछ ही कट जाएगा, तो एक आध रहेंगे बस.
एन बाय आर का रेशियो कितना है? 35 मतलब 5/3। हाँ दैट्स फाइन। फिर इससे आपका सिंप्लीफाई नहीं हुआ? एन बाय आर इज इक्वल टू 5/3 आया, ठीक है, ये एक आ गया आपका। अब इसको भी कीजिए वैसे 35 और 21। अच्छा हाँ, हाँ ठीक है, ये 5 से कट जाएगा पूरा। दूसरे से आपका n/r इक्वल टू 5/3 आ रहा है क्या? हाँ आई थिंक दैट्स फाइन। ये सिंप्लीफाई क्यों नहीं होता? ये होना चाहिए, दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें ऊपर n+1 फैक्टोरियल है और नीचे n फैक्टोरियल है, राइट। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकता हूं, n+1 फैक्टोरियल को। ये समझ आया मैंने क्या किया? n+1 फैक्टोरियल को मैंने n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिखा है, एक टर्म कम करके। इसमें डाउट है किसी को? इसको ठीक है, आप मान लीजिए मुझे 3 फैक्टोरियल एक्सपैंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ 3 इससे 1 कम 2 इससे 1 कम 1, राइट। अगर मुझे n फैक्टोरियल एक्सपैंड करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले n मल्टीप्लाइड बाय इससे 1 कम n-1, फिर इससे 1 कम n-2, ऐसे करते करते 1 तक चला जाएगा। अगर मुझे n+1 एक्सपैंड करना है तो पहले ये टर्म लिखूंगा n+1, फिर इससे 1 कम विच इज n, फिर इससे 1 कम विच इज n-1, ऐसे करते करते चला जाएगा, राइट। सो n+1 फैक्टोरियल क्या होगा? n+1 इंटू n फैक्टोरियल, राइट। सो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे r+1 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, इस r+1 फैक्टोरियल को भी क्या मैं एक्सपैंड करके r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? आया ना? इसमें डाउट है? सेम कॉन्सेप्ट जैसे ऊपर किया था वैसे ही। तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब ये दोनों टर्म्स बचे हैं, इन दोनों टर्म्स को लाने की कोशिश करते हैं। इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करके n-r, व्हाट, ये तो n-r ही हो गया ना पूरा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया आपस में, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। तो अब क्या रह गया? इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए 11 और 7, ठीक है। तो 7n+1 इक्वल टू 11 r+1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो ये फैक्टर बचा उसको उधर ले गया, जो इसके साथ ये 7 ऊपर ले आया। इसको सॉल्व कीजिए। 50, राइट, एग्जैक्टली सेम तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ रहा था? n/r इक्वल टू 5/3, ये आ रहा है फ्रॉम सेकेंड वन। इज दिस व्हाट वी आर गेटिंग? दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। n एंड r की वैल्यू क्या आ रही है अगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो? 50 आंसर, या आपको एक ही इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन, इन दोनों रेशियो को कंपेयर कीजिए 35-21 से, तो आपको ये मिलेगा n/r इक्वल टू 5/3, ठीक है। या तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए या लिख लीजिए घर जाकर, लेकिन सॉल्व कीजिएगा, हाँ, अगर आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 10, r की वैल्यू 6 आएगी, उसको यहाँ पे डालेंगे 50 आंसर आ जाएगा। गॉट इट? शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ट्राई करेंगे ना घर पे? डाउट हो तो पूछिएगा मुझसे फिर। ओके, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। The number of triangles whose vertices are the vertices of a regular octagon. Regular octagon मतलब ऐसा octagon जिसके sides equal है, right? But none of whose sides is a side of octagon. ठीक है, उसमें बाद में आते हैं। पहले मैं एक octagon ड्रॉ करता हूँ। 1 2 3 ये hexagon हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, A B C D E F G, ये ऑक्टागन है, 8 साइड्स है और आठों के आठों साइड इक्वल है, ठीक है।
ऐसा मुझे दिया गया है, हाँ राइट, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। अभी इसके इतने सारे वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस होंगे इसके, राइट। इन वर्टिसेस के रादर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या मैं बहुत सारे ट्राइंगल्स फॉर्म कर सकता हूँ? जैसे कि ये दो लिया और ये लिया, तो मेरा एक ट्राइंगल ऐसा हो सकता है। ए बी आर ए, थैंक यू। ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या ये भी ट्राइंगल हो सकता है? एच एफ सी, ये भी एक ट्राइंगल हो गया। अच्छा, ये ट्राइंगल काउंट मत कर लेना, ये जो बीच में बने हैं, क्योंकि वर्टिसेस के साथ ही ट्राइंगल बनाना है, ऐसे गिवन है, ठीक है। सो एक ट्राइंगल हो गया ए बी ई, एक ट्राइंगल हो गया एच एफ सी। अच्छा, ये भी एक ट्राइंगल हो सकता है क्या? सी डी ई, सी डी ई, और इसको मैं वापस ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, ये भी एक टाइप का ट्राइंगल हो गया, राइट। अब इसमें क्या कहा इन्होंने? The number of triangles whose vertices are the vertices of regular octagon, but none of whose sides is a side of octagon. हमें उन ट्राइंगल्स का काउंट बताना है जिसके साइड ऑफ ऑक्टागन्स नहीं हो सकते। समझ आया क्वेश्चन? मतलब इस टाइप के ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल, इसमें साइड ऑफ ऑक्टागन एक भी नहीं है, तो ये वाले ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, हमें ये बताना है। गॉट इट? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? अच्छा, टोटल ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं? मेरे पास 8 पॉइंट्स है, और ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? कोई भी 3, तो 8C3 वुड बी माय टोटल ट्राइंगल। ये समझ आ गया? अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि मुझे विदाउट वर्टिसेस वाले ट्राइंगल फाउंड आउट करने, तो मैं ऐसे करके ना, जैसे अगर मैंने पॉइंट सी ले लिया, तो ये एक ऑप्शन हो जाएगा, ये एक ऑप्शन हो जाएगा, ये एक ऑप्शन हो जाएगा, ये कैसे करके हर एक पॉइंट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे। रादर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज करूं, जिसमें मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ 8C3 मेरे टोटल ट्राइंगल से, उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ जो साइड्स वाले ट्राइंगल है, जो ऑक्टागन के साइड यूज करके ट्राइंगल बना रहे, वो माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे सारे ट्राइंगल्स वही बच जाएंगे जिसमें ऑक्टागन के साइड्स यूज नहीं हो रहे। गॉट इट? तो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने ए बी साइड ले लिया, कि मान लो जो भी मैं ट्राइंगल फॉर्म करूंगा उसका ये साइड ए बी होगा। ऐसे कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं जिसमें एक साइड पिक कर रहा हूं मैं ऑक्टागन का? अगर ए बी मैंने पिक कर लिया, कि दूसरा साइड ए एच पिक कर सकता हूं? नहीं पिक कर सकता, क्योंकि एच फिर दूसरा साइड हो जाएगा ट्राइंगल का। अभी मैं वन साइड ऑफ ऑक्टागन यूज कर रहा हूं, ये वाला सिनेरियो कवर कर रहा है कि जिसमें ऑक्टागन का एक ही साइड यूज करके ही ट्राइंगल बना है। सो अगर ए बी मैंने पिक किया, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बन सकता है अगर मैंने सी नहीं जी यूज किया, ए जी बी। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? एच क्यों नहीं हो सकता? एच यूज कर लिया तो ऑक्टागन के 2 साइड यूज हो जाएंगे, वो सिनेरियो अभी मैं कर नहीं रहा हूं, अभी मैं 1 साइड यूज कर रहा हूं ऑक्टागन का। ए बी यूज किया तो जी के साथ एक ट्राइंगल बन जाएगा, एफ के साथ भी बनेगा, ई के साथ भी बनेगा, डी के साथ भी बनेगा, सी के साथ बनेगा नहीं, क्योंकि सी के साथ 2 साइड यूज हो जाएंगे, अलग सिनेरियो हो जा रहा है। सो मेरे पास ए बी के साथ कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 वर्टिसेस ऐसे हैं जो मैं ए बी के साथ ट्राइंगल बना सकता हूं, विच विल हैव अ साइड ऑफ ऑक्टागन, 1 साइड ऑफ ऑक्टागन। गॉट इट? तो एक साइड यूज करके मेरे पास 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। यस, ठीक है। अगर मैं एक साइड यूज करता हूं, मुझे 4 ऐसे वर्टिसेस मिलते हैं जिससे 4 ट्राइंगल बन जाएंगे, 4, राइट। और ऑक्टागन के जो 8 के साइड है, हर एक साइड के साथ ऐसे मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस मिलते रहेंगे। ये पॉइंट समझ आ रहा है? ए बी यूज कर रहा हूं तो ये 4 पॉइंट्स है, अगर मैं ए एच यूज करूंगा तो ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, सी डी ई एफ, जिसके साथ 4 ऐसे ट्राइंगल्स बनेंगे विच हैव सिंगल साइड ऑफ ऑक्टागन। ऐसे 8 के 8 साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 पॉइंट्स होंगे, यानी 4 ट्राइंगल्स बनेंगे 8 के 8 साइड्स यूज करके, यानी ऐसे टोटल 4 into 8 ट्राइंगल्स बनेंगे जिसके एक साइड ऑफ ऑक्टागन यूज हुआ। समझ आया? सो ये तो एक सिनेरियो हो गया 32, तो ये 32 मुझे इससे करना पड़ेगा माइनस। ओके, अब एक और सिनेरियो है जहां पे 2 साइड्स ऑफ ऑक्टागन्स आर यूज्ड। ठीक है, ये बहुत इजी सिनेरियो। क्यों?
अगर मैंने ए बी यूज किया और बी सी यूज किया, टू साइड्स ऑफ ऑक्टेगन, तो फिर ये जो मैं कनेक्ट करूंगा ये एक ट्रायंगल बनेगा, राइट? और इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं टू साइड्स ऑफ ऑक्टेगन यूज करता हूं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही ट्रायंगल बनेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? सिमिलरली बी सी सी डी का एक बनेगा, सी डी डी का एक बनेगा, करते करते सारे साइड्स यूज करके एक एक बनेंगे। जो लास्ट बनेगा वो ये होगा, ए एच और जी एच का ये। फिर हम इधर नहीं जा सकते, नहीं हाँ इनका भी बन सकता है एक्चुअली, इसका भी एक बनेगा, ये लास्ट बनेगा। तो मेरे पास कितने हो गए, ए बी बी सी का एक, ये यूज करके, फिर ये यूज करके 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां ट्रायंगल बना जिसमें टू साइड्स ऑफ ऑक्टेगन यूज हुए। ये समझ आया सिनेरियो, जहां पे टू साइड्स ऑफ ऑक्टेगन यूज करके मैंने ट्रायंगल्स बनाए। पक्का? ऐसे कितने बन गए, 8। तो मुझे ये 8 भी माइनस करना पड़ेगा, और 3 साइड्स ऑफ ऑक्टेगन यूज करके ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो यही दो सिनेरियो। 8C3 कितना होता है, 8 इंटू कितना, ओके 56 माइनस 16, 16 इज द आंसर। समझ आया ये क्वेश्चन? इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था, बट वो थोड़ा अलग था, बट ऑक्टेगन बेस्ड ही क्वेश्चन था वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन यूज किया गया है जो हमने क्लास में नहीं किया, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन में ना क्वेश्चन आते नहीं है, रेयरली क्वेश्चन आते हैं, एक आध कभी आ गया तो। ठीक है, फिर भी मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो समझा देता हूँ, और एक परम्यूटेशन का फॉर्मूला है वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, अगेन परम्यूटेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर आया है कभी, जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, लेकिन वो सीबीएसई वगैरह में बहुत आता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं आपको थोड़ा सा क्विकली समझा देता हूँ। इजी है, बहुत ईजी है, आप आराम से याद रख पाएंगे। एक होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो पता ही है सबको, ये तो पढ़ते ही आ रहे तब से। NPR, PR मतलब परम्यूटेशन, ये कॉम्बिनेशन है, ये परम्यूटेशन है। n फैक्टोरियल अपॉन, बस ये वाला लिख देंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, परम्यूटेशन के फॉर्मूला में ये वैल्यू कम हो जाता है, डिवीजन से ये वैल्यू कम करते हैं, इसलिए परम्यूटेशन हमेशा कॉम्बिनेशन से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हम ये वैल्यू डिवीजन से कम कर देते हैं ना, डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर बड़ा हो जाता है इससे। गॉट इट? अच्छा, एक और चीज देखिए, इफ NCA इज इक्वल टू NCB, ये प्रॉपर्टी है, NCA इज इक्वल टू NCB, इसका मतलब क्या होगा, A इज इक्वल टू B। लेकिन इसका एक और प्रॉपर्टी, एक और मतलब हो सकता है कि नहीं, एंड नहीं, और A could also be equal to N minus B, ये भी हो सकता है। दूसरा वाला याद रखिएगा, क्योंकि दूसरा वाला हम भूल जाते हैं। अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, दोनों के n वैल्यूज इक्वल है, तो r वैल्यूज भी इक्वल होंगे। ठीक है, या फिर दोनों के n वैल्यूज इक्वल है, तो r वैल्यू में ये रिलेशन होगा, a would be equal to n minus b। याद रहेगा ये? ओके, एक और प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं NCR को एक और कॉम्बिनेशन के साथ ऐड कर रहा हूं, दोनों का n वैल्यू सेम है, लेकिन r वैल्यू में एक का डिफरेंस है। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन ऐड कर रहा हूं, n वैल्यू सेम है, लेकिन r वैल्यू में एक का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा ना इसका, उसमें हम इन दोनों में जो हायर r है ना वो लिख देते हैं। C में इन दोनों में जो बड़ा r है उसको हम लिख देंगे, और दोनों का n वैल्यू तो सेम है, n वैल्यू को 1 से इंक्रीज करके लिख देते हैं। समझ आया? बस इतना ही है, और कुछ प्रॉपर्टीज नहीं। ये है परम्यूटेशन का फॉर्मूला, होपफुली ये सबको याद रहेगा, बस इसमें ये एक्सक्लूड करना होता है और कुछ नहीं। दूसरा है कि अगर दो कॉम्बिनेशंस बराबर हैं, उनके n वैल्यूज इक्वल है, तो a और b भी इक्वल हो सकता है, या फिर a कुड बी इक्वल टू n माइनस b। याद रहेगा?
इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड स्कूल में आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो जब भी आपका इंटरनल टेस्ट होगा उसमें ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करें, एनसीईआरटी में दिए हुए बहुत सारे, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक कॉम्बिनेशन को मैं दूसरे कॉम्बिनेशन से ऐड कर रहा हूँ, एन वैल्यूज दोनों के सेम है। बाय द वे अगर एन वैल्यू सेम नहीं है तो आप ऐड कर भी नहीं दोगे, एन वैल्यू सेम है तभी आप ऐड कर दोगे, ठीक है। और आर वैल्यूज में एक का डिफरेंस है सिर्फ, तो यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू है वो आ जाता है और ऊपर जो एन है उसको हम एक से इंक्रीज कर देते हैं। याद रहेगा ये, ठीक है, फाइन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन, 42। क्वेश्चन 42 says if for some m and n, उसके बाद एक इन इक्वेशन दिया हुआ है, इन इक्वेशन में यहां पे लिख रहा हूं 6cm प्लस ट्वाइस ऑफ 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 2 इज ग्रेटर देन 8c3, ठीक है। एंड फिर एक P में रिलेशन दिया हुआ है, परम्यूटेशन का एक रिलेशन दिया हुआ है, वो मैं बाद में लिखूंगा। देन एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के दो टर्म्स दिए, उनका समेशन पूछा जा रहा है। एसेंशियली क्या होगा ना, अगर आपको ये m की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो जो m क्या है, n-1 cm, ये सब आप निकाल पाएंगे, उसकी वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो इस इन इक्वेशन से हमें m की वैल्यू निकालनी है। और एक और जो इन इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन दिया है दूसरा वाला परम्यूटेशन के टर्म्स में, उससे हमें n की वैल्यू निकालनी है। हाँ, कुछ भी मुझे याद नहीं है, वो देखना पड़ेगा मुझे एक बार, ठीक है। ये वाला करके देखो, नहीं ठीक है। बट इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, सबका जो n वैल्यू हो सिमिलर है, 666 सेम है सब, ठीक है। और जो नीचे का r वैल्यू है उसमें एक एक का डिफरेंस है, दिख रहा है ना, ये m है, ये m+1 है, ये m+2 है, आपस में सब में एक एक का डिफरेंस है। दैट मीन्स वन ऑफ द प्रॉपर्टीज आई कैन यूज, लेकिन यहाँ बाहर 2 मल्टीप्लाइड है, सो वो प्रॉपर्टी में डायरेक्टली यूज नहीं कर पाऊंगा। सो 2 मल्टीप्लाइड है, उसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ टर्म्स को, दो एडिशन, यानी 6cm प्लस 6cm+1 प्लस 6cm+1, इसको मैंने ऐसे दो बार लिख दिया समेशन, प्लस 6cm+2 इज ग्रेटर देन 8c3। ये समझ आया क्या किया मैंने? हाँ, अब मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा क्या, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR, यानी जब R की वैल्यू में एक का डिफरेंस है तो यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू लिख देते हैं और n को एक से बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में क्या R की वैल्यू में एक का डिफरेंस है, दोनों का n वैल्यू मैच कर रहा है, तो क्या मैं इसको 6+1 CM+1 लिख सकता हूं। इसमें जो बड़ा वाला है वो लिख दिया मैंने, एक का डिफरेंस है आपस में, बड़ा वाला लिख दिया, ऊपर का वैल्यू एक से इंक्रीज कर दिया, समझ आया। और इस दोनों कॉम्बिनेशन में क्या मैं लिख सकता हूं 6+1 CM+2, इन दोनों में जो बड़ा वाला है वो लिख दिया, इसको मैंने एक से बढ़ा दिया, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ओके, 8C3, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, इसको मैं डायरेक्टली इधर ही लिख देता हूं, दिस इज 7, दिस इज 7, राइट। अब इन दोनों में देखिए फिर से, दोनों के n वैल्यू सेम है 7, जो नीचे r वैल्यू है उसमें एक का डिफरेंस है, नीचे r वैल्यू में एक का डिफरेंस है, ऊपर के n वैल्यू फिर से सेम है, तो क्या फिर से ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, लग जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 8cm+2 ग्रेटर देन 8c3। ये समझ आया स्टेप कैसे हुआ, इसमें डाउट है किसी को? अब देखिए, अभी दो कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशन मिल गया, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर? रिमेंबर, अगर NCA is equal to NCB, then A is equal to B और A is equal to n-b, ये वाली प्रॉपर्टी याद है अभी जो पढ़ा था हमने? ये प्रॉपर्टी अब इन इक्वेशन के साथ लगाएंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन इससे बड़ा है, इसका मतलब m+2 इज ग्रेटर देन 3, और या फिर m+2 इज ग्रेटर देन 8 - 3।
ये समझ आया क्या कि मैंने प्रॉपर्टी यूज करके, या तो ये इससे डायरेक्टली बड़ा है या फिर ये इन दोनों के डिफरेंस के बड़ा है। ये समझ आया नहीं? ओके, तो ये क्या होगा, इससे मुझे मिलेगा m इज ग्रेटर देन 1 और इससे मुझे मिलेगा दिस इज 5, m इज ग्रेटर देन 3। अरे यार कुछ मिस हो गया। -253, हाँ ठीक है फाइन, इसको अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, हमारे m के वैल्यू का इन इक्वेशन आ गया। अभी जो दूसरा इक्वेशन है वो यूज करते हैं। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या है, n-1 p3 divided by n p4 is equal to 1/8। Is that fine? ये गिवन है, ये हो जाएगा देखिए n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 - 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल। ये समझ आया क्या कि मैंने परम्यूटेशन का एक्सपेंशन लगाया इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या होता है, n-4 फैक्टोरियल और ये n-4 ऑलरेडी बैठा है, तो ये दोनों डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर n-1 फैक्टोरियल है इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर में जो n फैक्टोरियल है इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करके, राइट। सो ये हो गया कैंसिल, बचा क्या, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है npm+1 प्लस npm+1 प्लस n+1 cm। इसकी वैल्यू कितनी है, राइट। सी यहां पे ना एक गड़बड़ हुआ है, आई नीड टू वेरीफाई दैट वंस। यार ये कहां से लाया था मैं, आपको याद है क्या, क्या लिखा था मैंने, अच्छा 8cm+2 इज ग्रेटर देन 8c3, यहां से डिराइव किया था, राइट। ओके, सो ये हो गया, ओके, आई गॉट इट। ये तो ठीक है, इज ग्रेटर देन 3, राइट। इससे मुझे क्या मिल रहा है, m इज ग्रेटर देन 1।
लेकिन जो मैंने दूसरा किया था उससे मुझे क्या मिला था कि m इज ग्रेटर देन 3, तो उससे आई डोंट थिंक इट्स सॉल्विंग द इशू। बट हम अदर वे राउंड भी कर सकते हैं। अदर वे राउंड मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस इस वाले वैल्यू से बड़ा होगा। समझ आया क्या क्या मैं क्या कह रहा हूं? अभी मैंने क्या किया था कि दिस, एक तो वो होता है a इज ग्रेटर देन b, और एक क्या होता था a इज ग्रेटर देन n माइनस b। ये दो ऑप्शंस आते थे ना आंसर में, अगर NCA एंड NCB इक्वल है तो, राइट। सो ये इससे बड़ा है, मुझे मिल गया। दूसरा मैं लिख सकता हूं 8 माइनस m प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3। 8 माइनस m प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3। पहले मैंने लिखा था m प्लस 2 इज ग्रेटर देन 8 माइनस 3, लेकिन उससे मिल रहा था m इज ग्रेटर देन 3, तो इन दोनों को कुछ सोल्यूशन निकल नहीं रहा था, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन दोनों का डिफरेंस इज ग्रेटर देन 3 लिखूंगा। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? सॉरी, 3 शुड बी, क्यों? इन इक्वेशन तो सेम ही रहेगा ना, ये जो इन इक्वेशन है वही यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे भी वही हुआ था जो प्रीवियस हमने किया था। या तो m प्लस 2 वुड बी ग्रेटर देन 8 माइनस 3, या फिर 8 माइनस m प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3, वही हुआ। ठीक है, सो इसको सॉल्व करूंगा। 8 माइनस m माइनस 2 ग्रेटर देन 3, सो ये होगा 6 माइनस m ग्रेटर देन 3। m उधर चला गया, 3 इधर आ गया, तो m इज लेस देन 3। इससे m इज लेस देन 3 आ गया। अब देखिए मेरा कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, m इज ग्रेटर देन 1 एंड m इज लेस देन 3, दोनों से क्या मिलता है? 2 मिलता है m की वैल्यू, पक्का। सो m क्या आ गया मेरा? 2, क्योंकि दोनों के बराबर नहीं है लेकिन इंटीजर होना चाहिए। बोलो ये वाला, अच्छा फिर से देखिए, ये वाला समझ आ गया। सेकेंड मैंने जो पहले किया था वो मैंने क्या किया था, m प्लस 2 ग्रेटर देन 8 माइनस 3, उससे m ग्रेटर देन 3 आ रहा था, उससे मेरे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ a, ये जो n माइनस b है ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन RHS मैंने LHS में किया। 8 माइनस m प्लस 2, 8 माइनस m प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, सो दिस इज 8 माइनस m प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3। सॉल्व किया, 8 माइनस m माइनस 2 ग्रेटर देन 3, 6 माइनस m ग्रेटर देन 3, m को उधर लेके गया, 3 को इधर ले आया, तो m इज लेस देन 3 आ गया। m को उधर लेके गया नेगेटिव m को, और 3 को इधर ले आया तो माइनस 3 हो गया। सो 3 इज ग्रेटर देन m हो गया, हेंस m इज लेस देन 3। सो मुझे मिल गया m इज ग्रेटर देन 1, m इज लेस देन 3, मतलब m इज इक्वल टू 2, और n की वैल्यू आई थी 8। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं डाल दूंगा यहाँ पे डालूंगा तो क्या होगा, 8p3 प्लस 9c2। इसको सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आंसर। सॉल्व हो रहा है। Got it? 372, ओके गुड। अच्छा, जिन का 42 हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 41 में जाइए। और 41 क्वेश्चन ऐसा है जो मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा। आई वॉन्ट यू गाइस टू गो ब्लाइंड, अंडरस्टैंड इट एंड सॉल्व इट। मैं बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बट 41 ऐसा क्वेश्चन है विच आई वांट यू गाइस टू जस्ट ट्राई इट विद व्हाटएवर यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट और इफ यू गेट स्टक समवेयर।
Yep. क्वेश्चन 41 देख लीजिए एक बार, हो रहा है आप लोगों को किसी का? ओके ओके फाइन फाइन, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। पर क्वेश्चन समझ आया ना कैसा है ये? यप, भिखारी 136। फोर्टी ट्राई कीजिए, जिनका 41 हो गया प्लीज 40 ट्राई कीजिए। फोर्टी 41 करके देखे। ओके, क्वेश्चन 41 देख लेते फटाफट, हो जाएगा आपसे आराम से, देखना। द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स, तो एप्पल्स आर ऑल अलाइक, हाँ 21 एप्पल्स आर देयर, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन सच दैट ईच चिल्ड्रन गेट्स एटलीस्ट 2 एप्पल, राइट। तो हमें अगर चिल्ड्रन एक्स वाई जेड ले लेते हैं, तीनों चिल्ड्रन को 21 एप्पल्स मिलने चाहिए, ठीक है, दिस इज फाइन। चिल्ड्रन पे कंडीशन क्या है कि हर एक को एटलीस्ट 2 मिलना चाहिए। एप्पल सारे अलाइक है, राइट। तो हमारा कौन सा सिचुएशन आ गया जो हमने कल पढ़ा था, बेगस मेथड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करना है इस तरह से कि अलाइक एप्पल्स को हम 3 चिल्ड्रन में कैसे बांट सके, फाइन। सो बेगस मेथड्स के हिसाब से हमें पहले ये कंडीशन पूरा करना होगा कि अगर इसको 2 देना है, इसको 2 देना है, इसको भी 2 देना है, तीनों को अगर 2-2-2 देना ही है तो दे दो और उसको हटा दो देके। तीनों को अगर 2-2-2 दे दिया, यानी 6 मैंने एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब मुझे एक्स वाई जेड में कितना बांटना होगा, 21 माइनस 6 यानी 15, राइट, ठीक है। अगर मुझे 15 एप्पल्स 3 चिल्ड्रन में बांटने हैं तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, राइट। सो n कितना है मेरा 15, r है 3, सो दिस इज 18 माइनस 1 17, c 2। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 136। क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। अब क्वेश्चन 40 देखिए। क्वेश्चन 40 में गिवन है n प्लस नहीं n माइनस है, सॉरी, n माइनस 1 सी आर, n माइनस 1 सी आर इज इक्वल टू
के स्क्वायर माइनस 8 NCR प्लस 1 इफ एंड ओनली इफ। बेसिकली आपको फिर k के वैल्यूज कौन से रेंज में लाई करेगा ये बताना है, ठीक है। सो इवन बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, एक चीज ध्यान दीजिए, आप ये एग्री करते हैं कि कॉम्बिनेशन के वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आते हैं व्हेनेवर यू सॉल्व इट, राइट। ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। LHS अगर पॉजिटिव है तो RHS को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। RHS का ये टर्म पॉजिटिव है, यानी इसको भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, राइट। सो अगर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 8 हैज टू बी ग्रेटर देन, कैन इट बी इक्वल टू 0? कॉम्बिनेशन के वैल्यू को भी 0 हो सकता है? नहीं, तो इट कांट बी इक्वल टू 0, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अगर ये ऐसा है, दैट मीन्स k हैज टू बी ग्रेटर देन 8 एंड k, अच्छा इसमें मॉड करके करते हैं सॉल्व, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हम इक्वल टू के साथ लिखते हैं, जब भी ग्रेटर या लेस साइन होता है मॉड करते हैं, राइट। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इफ यू रिमेंबर मॉड हमने सॉल्व किया था, समथिंग इज ग्रेटर देन अनदर वैल्यू, देन इट मींस इसके दो सॉल्यूशन होंगे, आइदर k इज लेस देन 2√2 और k इज ग्रेटर, हाँ माइनस 2√2, k इज ग्रेटर देन 2√2, ठीक है। एक रेंज तो मिल गया बहुत ही आसानी से, कुछ करना ही नहीं पड़ा सॉल्व। अब यहाँ पे जो आंसर्स दिए ना, उसमें 2√2, सिर्फ 2√2 में आंसर नहीं दिया, उसमें 3 भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो 3 को कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करके। तो दूसरा वाला जो तरीका वो आप सॉल्व करके कीजिए, k का वैल्यू क्या आ रहा है और k का रेंज क्या आ रहा है। क्या √3 हाँ, अभी यहाँ से इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ तक आप लोगों को स्टेप समझ आया मैंने क्या किया, ठीक है। ये वाला जो सोल्यूशन है इसको याद रखना, पिक इट अप लेटर, बाकी मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद मैं k स्क्वायर 8 को इन टर्म्स ऑफ k स्क्वायर माइनस 8 को इन टर्म्स ऑफ n एंड r लिखो। सो दिस इज r प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। ये समझ आया सबको, सिंप्लीफाई किया मैंने। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें मुझे इक्वेशन में LHS में क्या दिया हुआ है, कोई भी हम ले सकते हैं, एक्चुअली LHS से ले लेते हैं, चलो n-1 CR,
जब भी हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज या इसको एक्सपैंड करके सॉल्व किया है, हमने ये रियलाइज किया कि n-1 और r के वैल्यू में r कभी भी n-1 से बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम बराबर हो सकता है। 5c 5 हो सकता है, क्या 5c 6 हो सकता है? नहीं हो सकता। सो r की वैल्यू और n-1 में क्या रिलेशन होगा कि n-1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r, इससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ऊपर वाला, छोटा कभी नहीं हो सकता, राइट। सो अगर मुझे इससे पता चल जाता है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r+1, n हमेशा r+1 से बड़ा है, दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है ये हमेशा r+1 से बड़ा है, जो ये है ये बिगर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, हाँ या ना, ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो हाँ, अब क्योंकि ये स्मॉलर है और ये बड़ा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर वाला 3 हो सकता है, नीचे वाला 4 हो सकता है, राइट, एज एन एग्जांपल। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है या फिर ये जो डिवीजन है ये हमेशा 1 से छोटा होगा। You guys realize that कि there is no way कि ये 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर हो सकता है अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यानी अगर ये इक्वल टू का कंडीशन यूज हो जाए तो ये दोनों बराबर होके 1 हो सकता है, बट अदरवाइज 1 से छोटा ही होगा, राइट। सो कैन आई राइट k² - 8 इज लेस देन और इक्वल टू 1 इन केस ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इक्वल टू हो जाएगा, अदरवाइज r+1 विल ऑलवेज बी लेस देन n, r+1 इज ऑलवेज लेस देन n, जिसकी वजह से ये हमेशा लेस देन 1 ही आंसर आएगा, राइट। अगर इट्स ऑलवेज लेस देन n देन k² is always less than equal to 9, that means k is less than 3 greater than equal to -3। इससे ये कैसे आया, अज्यूमिंग कि इतना अभी तक आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया है रूट्स का, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन को चलो मैं नंबर लाइन में लिख लेता हूं, एक -3 है और एक 3 है। ये जो सॉल्यूशन है 3 और -3 के बीच में लाई करता है इंक्लूसिव। दूसरा सॉल्यूशन था 2 और 2√2 और -2√2 के उधर और इधर लाई करता है। 2√2 3 से बड़ा होता है या छोटा होता है? √2 इज 414 ये होता है ना, इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 2 8 2, 3 से छोटा होता है। दैट मीन्स जो पॉजिटिव 2√2 है यहाँ पे लाई करेगा और नेगेटिव 2√2 यहाँ पे लाई करेगा। इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ये और ये। तो हमारा कॉमन सोल्यूशन क्या हो गया, 2√2 से छोटा k इज लेस देन इक्वल टू 3, और ये भी है, लेकिन ये वाला जो है ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ये ऑप्शन ए। समझ आया? ठीक है, जिन जिनको समझ आ गया प्लीज क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, 39 कीजिए। कुछ आइडिया है 39 कैसे करेंगे? नो? ठीक है, मैं 39 का थोड़ा इनिशियल पार्ट आपको बता देता हूँ। ये हो गया ना सबका?
अच्छा 39 में गिवन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। अच्छा फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू बी में कितना होगा, हमने इसके बारे में पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा है ऑनेस्टली आई डोंट रिकलेक्ट, हमने पढ़ाई कि नहीं इस बारे में। ओके अगर ए में 5 है बी में 2 है तो ए इंटू बी में, हाँ राइट, ये आपके ना 12th में आएगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स बोलते हैं, दोनों सेट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, इससे ऑर्डर पेयर बनते हैं, ठीक है। एनीवेज इसमें 10 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा सेट ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, ये भी एक सेट ही है, नथिंग न्यू, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया इस वाले सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 10 एलिमेंट्स है तो 2 to the power 10। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने क्या किया है, कंडीशन डाल दिया है। उन्होंने कंडीशन क्या डाला है, अरे वेयर इज द क्वेश्चन यार, ओके या देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एंड एट मैक्स 6। मतलब इससे अगर ऐसा कोई आपने सेट बना लिया जिसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होने चाहिए सबसेट्स में, या फिर एट मैक्स 6 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा आपको ये तो पता चल गया ना इसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, तो मान लीजिए 10 एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टिल 10, ये 10 एलिमेंट्स है इसके अंदर, मान लीजिए फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। इसमें से मुझे अगर 3 एलिमेंट्स पिक करके सबसेट्स बनाने हैं तो कितने सबसेट्स हो सकते हैं, एनी 3 एलिमेंट्स आई कैन पिक और एक सबसेट हो जाएगा 10C3 एग्जैक्टली, 3 का सबसेट। अगर 4 का बनाना है तो 2 जो 10 होता है ना, ये सारे सबसेट हो जाएंगे। इसमें एक 5 भी इंक्लूड होगा इफ यू रिमेंबर, इसमें एक कंप्लीट ये वाले सारे एलिमेंट्स मिलके भी एक होंगे, इसमें 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 10 का भी होगा, 8 का 9 का सबका होगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन हम यूज नहीं कर सकते, हमें स्पेसिफिक अगर 10 में से 3 ही एलिमेंट चूज करने हैं, उन चूज को हम देखो सबसेट में एक चीज होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, बोथ आर सेम, राइट। इसलिए 10C3 के बाद में 3 फैक्टोरियल भी नहीं निकलो, क्योंकि ऑर्डर ही मैटर नहीं करता। जस्ट 10C3 मैंने सिलेक्शन कर दिया, दैट इज एनफ। 10 में से 3 एलिमेंट्स कोई भी पिक कर लो, वो एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे 4 एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है तो 10C4 होगा, वो इसमें ऐड होगा या मल्टीप्लाइड होगा, गिव मी रीजन। देखिए आपने 3 एलिमेंट्स का सेट क्रिएट कर लिया, आपका जॉब खत्म हो गया। उन्होंने कहा या 3 का हो या 4 का, वो खुद ही और कह दे, ठीक है। तो इसमें ऐड होगा प्लस एक और ऐड होगा 10C5 10C6 10C7 ऐड होगा नहीं, क्योंकि 7 एलिमेंट्स का मैं सबसेट बनाने नहीं है, 6 एलिमेंट्स की बनाने। सो 10C3 प्लस 10C4 प्लस 10C5 प्लस 10C6, यही आंसर। समझ आया कैसे करना है ये क्वेश्चन। इसमें बस आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं था, दैट्स फाइन। हम जब क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा, 11th में आएगा भी नहीं, ठीक है। ओके सो दिस इज योर आंसर। आई थिंक इसमें ऑप्शन आएगा कौन सा, ऑप्शन बी 792 आ जाएगा आंसर। सॉल्व करके देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 तो आपको ट्राई करना चाहिए। ट्राई करके बताइए हुआ कि नहीं। उसमें कीवर्ड ये है डिस्टिंक्ट। एक्चुअली आपको पहले सारे कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे,
तो आपने जो n+r-1 वाला किया दैट इज फाइन, उससे वो हटा दो जो डिस्टिंक्ट सेट्स बनेंगे। आपने 12th के मार्क्स का टेस्ट का मैसेज भेजा है क्या अभी तक? अभी मत भेजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना अभी जो चैप्टर ख़त्म करवा रहा हूँ मैं उनको, आप डिफरेंशियल इक्वेशन वो ख़त्म करके टेस्ट लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। फिर दिवाली के अभी दे लिया ना टेस्ट, दिवाली से पहले एक और टेस्ट लेना मुश्किल हो जाएगा। सो हम 1 वीक पोस्टपोन कर लेते हैं, तब तक SNBP वालों का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा मैथ्स का। उसके बाद एक मैं करता हूँ, अभी जो करंट चैप्टर चला डिफरेंशियल इक्वेशन का ना, वो भी मैं इंक्लूड कर लूँगा, फिर कैलकुलस पूरा खत्म हो जाएगा। तो कैलकुलस का मैं जो फर्स्ट पार्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड पार्ट का एक साथ ले लूँगा प्रॉबली, फिर एक और वीक में हो जाना चाहिए। अभी एक बार अभिषेक सर से बात कीजिए कि एग्रीज, देन वी कैन पुश इट बाय 1 वीक भी डिफ़िकल्ट होगा। पता है 1 वीक क्यों डिफ़िकल्ट होगा? 3 अक्टूबर को इनका टेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला पढ़ने में तो बहुत ही आसान लग रहा है कि XYZ हमें दिया है, आ गया गुड 15, और हमें क्या चाहिए? XYZ के नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक है। बट उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया, डिस्टिंक्ट, यानी XYZ आपस में इक्वल नहीं हो सकते। डिस्टिंक्ट मतलब कि X और Y भी इक्वल नहीं हो सकते आपस में, ठीक है, मतलब कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा स्टैंडर्ड आंसर था ना ये n+r-1 CR-1 बेगस मेथड, ठीक है। सो इसका आंसर क्या था? 3, 18, 17, ठीक है। इसमें सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है XYZ के, ठीक है। अब इससे मैं कौन सा कॉम्बिनेशन हटाऊंगा? जहां पे ये नॉन डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे, कोई 2 नहीं, डी नहीं है। इसका आंसर 136 है, बट क्वेश्चन का आंसर डी नहीं है, बी, यस बी, दैट्स ट्रू, ठीक है। सो दिस इज 136। अब मुझे हटाना क्या है? एक ऐसा सिनेरियो जिसमें ये तीनों इक्वल हो जाए,
तीन एक्स वाई जेड का सम 15 कब हो सकता है? जब तीनों इक्वल हो। अगर तीनों इक्वल है तो इसको 3x भी तो लिख सकता हूँ, राइट? तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी वाई जेड भी 5 होगा। तो एक सिनेरियो तो मैं ये हटा सकता हूँ इसमें से, जिसमें तीनों इक्वल एंड ईच वैल्यू इज 5। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि जिसमें दो इक्वल होंगे, यानी अभी भी वो नॉन डिस्टिंक्ट ही हो गया, और एक नॉट इक्वल होगा। सो मान लीजिए मैं x और y को इक्वल मान लेता हूं, तो 2x प्लस z वुड बी 15, राइट? तो इससे मेरे क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं ये निकाल लेते हैं। किसके? लेकिन चलो z के निकाल लेते हैं। 15 माइनस 2x आ गया z की वैल्यू। अगर मैं x को कर देता हूं 1, x को 1 क्यों, 0 भी तो कर सकते हैं ना। x को अगर मैं कर देता हूं 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। बाय द वे x एंड y दोनों के वैल्यूज होंगे, क्योंकि दोनों को मैंने डिस्टिंक्ट सेम अज्यूम किया। अगर मैंने x या y के वैल्यू को कर दिया 1, तो ये हो जाएगा 2, 13। अगर x y की वैल्यू को कर दिया 2, तो ये हो जाएगा 11, 3, 9, 4, 7, 5, 5, 6, 3, 7, 1। तो मेरे पास ऐसे कितने ऑप्शंस आ गए जहां पे x एंड y इक्वल हो जाएंगे? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन इसमें गड़बड़ है, पता है क्या? इसमें एक ऑप्शन आया है जहां पे मैंने x एंड y की वैल्यू 5 ले ली और z भी 5 आया है, ठीक है? x एंड y मैंने अगर 5 लिया, ये z के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रहे, ये मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, ये, राइट? सो ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये 7 सिनेरियोस हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 सिनेरियोस ऐसे हो जाएंगे जहां पे x एंड y इक्वल है और z अलग है। ये भी मैं कंसीडर नहीं कर सकता। सिमिलरली एक और सिनेरियो होगा, एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करेगा, जहां पे y एंड z इक्वल है और x की कुछ अलग वैल्यू आएगी, नॉन डिस्टिंक्ट। इसमें भी मुझे साथ ही रिजल्ट्स मिलेंगे, और सिमिलरली z एंड x सेम होगा एंड y अलग होगा, इससे भी मुझे साथ ही रिजल्ट्स मिलेंगे और सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे कितने सिनेरियोस हो गए जहां पे दो इक्वल होंगे और एक डिस्टिंक्ट होगा? 7 + 7 + 7 21। सो इस 21 को भी माइनस करना है। समझ आया? सो आंसर आ जाएगा 114, ऑप्शन बी। समझ आया सबको कैसे करना है? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है? मैं बता दूं कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन 37 आप सॉल्व करने जाएंगे ना, आपके ऑप्शन से मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन में जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो कुछ सॉल्व्ड आंसर नहीं दिया, उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो वी हैव टू रीच द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 37 में पढ़ के सुनाता हूं। इफ सिग्मा ऑफ k 0 to 6 51 minus k c3 is equal to what? एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, ठीक है? सबसे पहला काम क्या होगा? सिग्मा को सिंप्लीफाई करो, सिग्मा को हटाओ। k की वैल्यू एक बार 0 होगी और 6 तक जाएगी। 0 हुआ तो क्या हो गया? 51c3, 50c3, 49c3, 48c3, 47 कहाँ तक जाएगा यार ये? 45। ये समझ आया? मैंने सिग्मा एक्सपैंड किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब जो प्रॉब्लम क्या है ना, इसको मैं सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकता था, उन्होंने लेकिन ऑप्शंस में ऐसे दिया ही नहीं है। उन्होंने ऑप्शंस में क्या दिया है? 51c3 माइनस 45c3, ठीक है? देन देयर इज 52c4 माइनस 45c4। इस टाइप के आंसर्स दिए गए। तो इट्स प्रीटी अपैरेंट कि इसको सॉल्व तो नहीं करना है, लेकिन कुछ काटपीट होने वाली है, एंड में आंसर ऐसा कुछ बचने वाला है, इनमें से कोई एक, ठीक है? और काटपीट करने के लिए मुझे सारे प्लस के टर्म्स में तो कटेगा नहीं, माइनस भी चाहिए होंगे, ठीक है? अब मैं माइनस कहाँ से ला सकता हूँ? माइनस अगर कभी भी लाना होगा ना ऐसे एक्सप्रेशन में, हमको प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। और आज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, NCR प्लस NCR -1, यानी इन दोनों में एक का डिफरेंस इज इक्वल टू
n+1 CR, इनमें से जो बिगर होगा उसको रख देंगे और ऊपर को हम n+1 कर देंगे। ये समझ आया? अब इसमें से मैं NCR-1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, n+1 CR माइनस NCR। ये समझ आया क्या किया मैंने? हाँ या ना? पक्के से? ओके। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ऊपर सेम नहीं मिल रहा, एटलीस्ट नीचे तो सेम रखना है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ऐसा कुछ तो करना है कि वो आपस में कटे, दैट इज द इंटेंशन। इसलिए मैंने एटलीस्ट नीचे का सेम रखा और इसके बराबर कर दिया। इसके पीछे सोच ये थी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर अब मुझे 51C3 को इस टर्म्स में लिखना हो, 51C3 को इस फॉर्मूला में लिखना हो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 52C, देखिए R-1 इज इक्वल टू 3, तो R वुड बी इक्वल टू 4 माइनस 51C4। सबसे पहले ये आराम से समझ लीजिए, ये मेरा प्रॉपर्टी का फॉर्मूला था। प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से मैंने NCR-1 की वैल्यू निकाल दी। इसको बस RHS में ले जाके n+1 CR माइनस NCR, इसको सिर्फ RHS में लेके और कुछ नहीं किया। अब इन टर्म्स से मुझे एक नेगेटिव भी अंदर घुसाना था, तभी वो कुछ कैंसिल होंगे, ठीक है। तो इसको मैंने 51C3 को यहां लिखा और इस फॉर्मूला से एक्सपैंड किया, तो 51 मेरे n के बराबर है, R-1 3 के बराबर है, राइट। तो ये क्या हो गया, n+1 मतलब 51 + 1 52 हो गया, C वैसे ही रह गया और R-1 3 के बराबर था, तो R 4 हो गया। ये समझ आ रहा है सबको? सिमिलरली -n तो 51 के ही बराबर है, तो यहाँ पे 51 ही लिखा, C R 4 के बराबर है, तो 51C3 इज इक्वल टू 52C4 माइनस 51C4 कैंसिल होते जाएंगे। बट ये समझ आया कि नहीं क्या किया मैंने? इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं सारे टर्म्स को ऐसे लिख सकता हूं। अब जब सारे टर्म्स को ऐसे लिखूंगा ना, ध्यान दीजिए, पहला टर्म मेरा क्या हो गया, 52C4 माइनस 51C4। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है वो क्या होगा, देखिए 51 का 52 हो रहा है, तो इसका 51 हो जाएगा C4 और माइनस 50C4, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, राइट। सिमिलरली इसका और नेक्स्ट का जो फर्स्ट टर्म होगा वो कैंसिल होगा। ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म होगा ना, लास्ट टर्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला रह जाएगा, उसके साथ कोई कैंसिल होगा नहीं। तो इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, 46C4 माइनस 45C4। तो ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा इसके प्रीवियस टर्म के सेकेंड टर्म से, ठीक है। बचेगा क्या, 52C4 माइनस 45C4, ठीक है। सो योर आंसर इज बी। समझ आया? देखिए प्रॉपर्टी के यूज के हमने 2 क्वेश्चन किए आज, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट। ये 2 क्वेश्चन ही आए पिछले 2-3 साल में, इससे अलावा कुछ आया ही नहीं है। सो प्रॉपर्टी आसान है, आराम से समझिए, कीजिए, और स्कूल में आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम में अभी 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये वाले टॉपिक के देखिए हमने 2023 तक जितने क्वेश्चन है सारे कर लिए। तो अब प्रीवियस टॉपिक में चलते हैं। अगला प्रीवियस जो टॉपिक है पेज नंबर 207 में परम्यूटेशन टॉपिक दिख रहा है। देखो हमने परम्यूटेशन अलग से पढ़ाई की है क्या क्लास में? नहीं की, अलग से नहीं किया, बट परम्यूटेशन के सारे टॉपिक्स हमने कर लिए, बिकॉज परम्यूटेशन एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। इट डजंट रियली मैटर, इसके जो सिनेरियोज है हमने सारे क्लास में कर लिए, इसके क्वेश्चन इसके आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए और कीजिए, 23 पेज नंबर 207 डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन हमने क्लास में किए, राइट। वी नो हाउ टू प्रोसीड विद दैट, प्लीज डू।
अच्छा 23rd क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं, ये तो बता दो, बस टाइम चाहिए होगा उसमें थोड़ा। ऑप्शन 22 कीजिए। ओनली इशू इज तुमने जल्दबाजी की, आराम से करो। ट्वेंटी थ्री किसी का नहीं हो रहा है तो प्लीज बताइए, कोई अटक गया है तो इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई एम अज्यूमिंग कि 23 आपका हो जाएगा इवन इफ टेक्स टाइम। ट्वेंटी टू करना है, सारे क्वेश्चन 12th क्वेश्चन तक करने हैं, 12 तक। हो गया 22 कीजिए। जिन जिन का 23 हो गया प्लीज मूव ऑन टू क्वेश्चन 22। 23 में किसी को भी कहीं पे भी अटक रहा है, डाउट आ रहा है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। डन? इशू आ रहा है? ओके
अच्छा ये स्टैंडर्ड डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो मुझे जो वर्ड नागपुर गिवन है इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूँ तो सबसे पहले किस वाले लेटर से वर्ड स्टार्ट होगा? ए। दिस इज प्रीटी ऑब्वियस। अगला क्या होगा? बी सी डी ई जी एन एन, बस आगे का चाहिए ही नहीं क्योंकि नागपुर एन से स्टार्ट होता है। अच्छा अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ तो बाकी पोजीशंस कितने बचे? 1 2 3 4 5 हो गया, राइट। इसमें लिखने के कितने तरीके हो गए? 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल क्यों समझ आया? 5 ऑप्शंस 5 पोजीशन, 5 फैक्टोरियल कितना आंसर होता है? 5 फैक्टोरियल 120 होता है। पूछा क्या है इन्होंने? 315th पोजीशन। अच्छा ही हैज नॉट गिवन, मुझे लगा नागपुर का पोजीशन ढूंढना है हमें। ओके फाइन, फिर हमें आगे का भी लिखना पड़ेगा। ए जी एन, आगे का क्या है? व्हाट? पी आर यू, ठीक है, ये 120 हो गया। अगला जी, जी के साथ भी 5 पोजीशन, 5 फैक्टोरियल 120 यानी 240 तक पहुंच गया। अगला एन, एन कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 120, ये 360 हो गया। हमें कितना चाहिए? 315 चाहिए। ओके, तो ये लास्ट वाला हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि ये 360 के आगे चला जाएगा, हमें 315 पे रुकना है। सो मेरा एन से स्टार्ट हो रहा है। अगला टर्म मुझे फिक्स करना है। अगला टर्म क्या फिक्स होगा? अल्फाबेटिकली ए फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बचे कितने? 4 फैक्टोरियल। हाउ मच इज 4 फैक्टोरियल? 24। सम कितना हो गया यहाँ तक? 240 एंड 24 4 264 240 264 इज करेक्ट, राइट। ओके, फिर n के साथ क्या आएगा? a के बाद है g, 4 फैक्टोरियल 24 मोर यानी 8 8 288। उसके बाद आ गया n के साथ आएगा p, 4 फैक्टोरियल, n के साथ आएगा r, 4 फैक्टोरियल, यहाँ से भी 24 आएगा, यहाँ से भी 24 आएगा। तो कितना बनेगा ये? 8 8 16 48 ऐड करूँ 16 1 12 13 फिर, अरे यार फिर क्रॉस कर दे। चौबीस ऐड किया इसमें 2 1 11 312। सो ये जो भी टर्म बनेगा 312 में खत्म होगा, ये समझ आ रहा है। तो अगला टर्म क्या बनेगा? एन पी, अब खुद से ही कर देते ना पूरा, एन पी, उसके बाद क्या आएगा? फिर ए आ जाएगा क्योंकि एन और पी मैंने फिक्स कर दिया। नहीं, एन पी नहीं कर सकते, एन पी के तो सारे हो गए। एन आर, राइट, एन और आर आ गया। उसके बाद आ जाएगा ए जी, एन हो गया, पी, आर हो गया, यू। ये मेरा 313 टर्म है। 14 15 और चाहिए। अगला होगा, यहाँ पे फिक्स था, यू हो गया। अगला होगा एन आर ए जी यू पी, 314। अगला होगा एन आर ए, हाँ बोलिए। देखिए ये मेरा अल्फाबेटिकली जैसे ही एनपी होगा, एनपी का सीरीज खत्म होगा, सो अल्फाबेटिकली ये सीरीज पूरा खत्म होगा। अगला स्टार्ट होगा आर से, आर के बाद ए जी पी यू, अल्फाबेटिकली टॉप मोस्ट होगा ये। इसके इमीडिएटली नीचे क्या होगा? इमीडिएटली नीचे में क्या होगा ना कि ये अल्फाबेटिकली एल एच एस से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से देखते हुए जाएंगे, बस एंड में पी नहीं आ सकता क्योंकि पी वाला टर्म हमने ऑलरेडी इसी में कवर कर लिया। अब इससे जो नेक्स्ट अल्फाबेटिकली छोटा टर्म, ज़्यादा बड़ा टर्म होगा, छोटा बड़ा जो भी है, जो नेक्स्ट टर्म होगा अल्फाबेटिकली, वो मुझे पी हटाना पड़ जाएगा यहाँ से। पी और फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि पी फिक्स करके जो ऑप्शन था वो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। अब आप अज्यूम कीजिए कि लास्ट दो ये खाली पड़े, ठीक है। अगर ये लास्ट के दो खाली पड़े तो इसमें आप क्या आ सकते हैं? पी एंड यू का ही ऑप्शन, पी यू का ऑप्शन मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया था, तो अब यू एंड पी का ऑप्शन यूज होगा। दैट्स व्हाई,
क्योंकि बाकी के ये टर्म्स अभी भी फिक्स है। अभी देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, अब ये दोनों ऑप्शन यूज हो गए, इसका रिवर्स भी यूज हो गया, तो अब जी जो फिक्स किया था इसको हटाना पड़ेगा। जी फिक्स करके अगर मैं हटाऊं तो अब पी और यू में से कौन सा आ सकता है पहले? पी पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, तो यहाँ पे पी आएगा। अगला क्या आएगा? जी, क्योंकि जी अभी भी यू से हायर है। समझ आया? तो इसका ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए 23 का। 12 तक सारे करने, ठीक है। सो आज तो खत्म नहीं हुआ, बस एंटीसिपेटिंग आज हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन करेंगे हम कल। आप जितना घर से करके आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बेसिकली ईयर 2023 एंड 2024 के जितने क्वेश्चन है मैं सारे कर ले रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड उसके बाद 12 से लेके 22, ये सारे क्वेश्चंस आप जो हमने आज के, प्रायोरिटी रहेगा जो हमने आज के उनको रिपीट करना, ठीक है। क्योंकि जितने आप पैटर्न क्वेश्चंस के आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, बट सिमिलर पैटर्न क्या आएंगे। जितना आप पैटर्न को प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। आपको देख के लगेगा ये कहीं मैंने देखा हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, अदरवाइज देखेंगे कि ये भाई कहाँ से आ गया सब, वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजिंग होता है। इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और कल हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। अगर इसमें से आप कुछ होमवर्क में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, सो वी मीट टुमारो।